चलो, तो इलास्टिसिटी में फर्स्ट क्या है? इलास्टिसिटी में फर्स्ट पार्ट क्या है? तो हुक्स लॉ है। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ क्या है? तो हुक्स लॉ एकदम सिंपल है। हुक्स लॉ एकदम सिंपल है। हुक्स लॉ बोलता है क्या? स्ट्रेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच का ग्राफ क्या आता है? इनके बीच का ग्राफ आता है लीनियर ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ क्या आता है? लीनियर ग्राफ आता है। ऑफलाइन, ऑफलाइन पेपर ऑफलाइन होगा। ट्यूसडे का पेपर ऑफलाइन होगा। और प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूछा तुम लोगों को तो बोलने का लाइब्रेरी जा रहे करके। लाइब्रेरी ओपन है, लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइब्रेरी ओपन है ऑल 7 डेज। ठीक है, तो कोई अगर पूछता है किधर जा रहे हो, तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्लासेस भी चल रहे हैं थोड़े। बोलो स्टडी रूम के लिए जा रहे हो। स्टडी रूम्स ऑलरेडी चालू है। पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं। तो देखो, इधर स्ट्रेस है और इधर स्ट्रेन है, और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ क्या आता है? तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कौन से भी एंगल पे रह सकता है। ये लाइन 30 डिग्री पे हो सकता है, 45 डिग्री पे हो सकता है, 60 डिग्री पे हो सकता है। तो लाइन कौन से भी एंगल पे टिल्ट हो सकता है। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये ऑलवेज होता है क्या? लेकिन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इनका प्रोपोर्शनलिटी ऑलवेज है क्या? तो इनका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का प्रोपोर्शनलिटी ऑलवेज नहीं है। ये कब तक रहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कब तक? विद इन इलास्टिक लिमिट रहता है। इलास्टिक लिमिट मतलब, अभी इलास्टिक लिमिट का भी डेफिनेशन उल्टा ही है। जब तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, जब तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहता है, उसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट क्या है? अब इलास्टिक लिमिट क्या है? ये स्ट्रेस है क्या स्ट्रेन है? इलास्टिक लिमिट क्या है? ठीक है, देखेंगे पेपर का, पहले ये देखो। तो इलास्टिक लिमिट क्या है? तो इलास्टिक लिमिट क्या है? ये तो इलास्टिक लिमिट रहता है, स्ट्रेस रहता है। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या रहता है? इलास्टिक लिमिट ये रहता है स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। इलास्टिक लिमिट क्या रहता है? इलास्टिक लिमिट रहता है मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये हुक्स लॉ था, प्रोपोर्शनलिटी है, ये हुक्स लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट है यंग्स मॉड्यूलस क्या है? के बल्क मॉड्यूलस क्या है? और ईटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? ठीक है, चलो। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है? तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है? यंग्स मॉड्यूलस है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस क्या रहता है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका? देखो, ऐसा एक अपने पास वायर है, वायर को इधर फिक्स किया, वायर ऐसा लटक रहा है। ठीक है, ऐसा अपने पास वायर है, वायर को एक ऊपर फिक्स किया है, और इधर फोर्स लगाया एफ, इधर फोर्स लगाया एफ। तो वायर के अंदर टेंशन कितना रहेगा? थ्रू आउट वायर के अंदर टेंशन रहेगा एफ, अगर वायर वेटलेस है तो। अगर वायर को कुछ मास है, वेट है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होता है? टेंशन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे टेंशन सबसे मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पे टेंशन किसका किसका रहेगा? एक तो फोर्स का भी वहां पे रहेगा टेंशन, और वहां पे और टेंशन किसका रहेगा? ये पूरे जो वायर का
मास है वो भी यहाँ पे अप्लाई करेगा टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन सबसे मैक्सिमम रहता है। ठीक है, ओके। तो इधर हमने लगाया फोर्स एफ, तो ये जो रिजिड सपोर्ट है वो क्या चुप बैठता है क्या? हमने फोर्स एफ लगाया तो रिजिड सपोर्ट चुप बैठता है क्या? नहीं। तो रिजिड सपोर्ट भी वायर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एफ। हमने फोर्स लगाया एफ, तो ये रिजिड सपोर्ट भी वायर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाता है एफ। वो रिएक्शनरी फोर्स है, उसके बारे में हम लोग नॉर्मली सोचते नहीं, लेकिन वो रहता है। ठीक है, अब वायर में टेंशन कितना लेने का, वायर के अंदर टेंशन, वायर के अंदर फोर्स कितना लेने का, एफ लेने का क्या? इधर का एफ और इधर का एफ, 2F लेने का। तो वायर के अंदर फोर्स लेने का ओनली एफ, ऊपर भी एफ है नीचे भी एफ है, तो 2F नहीं लेने का। हाँ, इधर का एफ हम लोग जनरली देखते नहीं, ऊपर भी एफ है नीचे भी एफ है, तो बीच में वायर में टेंशन कितना रहता है? एफ रहता है। नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, 2F लगता है, 2F नहीं रहता, एफ रहता है। तो वायर के अंदर स्ट्रेस कितना है? फोर्स डिवाइडेड बाय ये इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर के अंदर स्ट्रेस कितना है? फोर्स डिवाइडेड बाय इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इसलिए वायर का लेंथ थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, इसलिए वायर का लेंथ क्या होता है? थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो वायर का लेंथ कितना इंक्रीज हुआ? डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये है स्ट्रेन। हाँ, तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये है स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसको ही सिंप्लीफाई करके मैंने वहां पे लिखा था एफ अपॉन ए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये रहता है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस किसके लिए रहता है? यंग्स मॉड्यूलस रहता है चेंज इन लेंथ के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखो, ऐसा अपने पास एक वाटर का टैंक है, बहुत बड़ा वाटर का टैंक है। ऐसा अपने पास एक वाटर का टैंक है, इधर बाहर प्रेशर है ओनली एटमॉस्फेरिक, उसको मैं बोलता हूं पी नॉट। बाहर प्रेशर कितना है? ओनली एटमॉस्फेरिक, उसको मैं बोलता हूं पी नॉट। यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर कितना है? तो पी नॉट तो रहेगा ही। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इधर रहेगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा ये वाटर कॉलम का। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा ये वाटर कॉलम का, ये हाइट का। तो यहाँ पे प्रेशर कितना रहता है? पी नॉट तो रहता ही है, प्लस उसमें क्या हो जाता है? रो, वाटर का डेंसिटी, इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू एच, ये हाइट, वाटर का हाइट। तो यहाँ पे प्रेशर कितना रहता है? पी नॉट प्लस ये एक्स्ट्रा रो जी एच। ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रेशर कितना रहता है? पी नॉट प्लस है रो जी एच। ठीक है, ओके। अब समझो मेरे पास एक स्पेयर है, मेरे पास एक रबर का स्पेयर है। तो रबर का स्पेयर इधर रख दिया, ठीक है, और फिर रबर का स्पेयर यहाँ पे रख दिया, तो अंदर यहाँ पे रख दिया रबर का स्पेयर, यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है स्पेयर के ऊपर। तो यहाँ पे स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू दिस। यहाँ पे स्पेयर का वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, तो कितना वॉल्यूम चेंज होगा, कितना प्रेशर बढ़ गया? तो इसमें रिलेशन क्या रहता है? तो ऐसा रहता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस को के से दिखा रहा हूं मैं। तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या रहता है? चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर मतलब ही रहता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चेंज इन प्रेशर मतलब ही क्या रहता है? स्ट्रेस रहता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था? लेंथ। फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा था, तो ये लॉन्जिट्यूडनल लेंथ, लॉन्जिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद लेंथ चेंज हो रहा था, तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है अपॉन नीचे क्या है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो गया? इधर से इसको और इसको कंपेयर करो, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो गया? तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? वॉल्यूम चेंज। तो प्रेशर भी स्ट्रेस ही है, प्रेशर क्या रहता है? स्ट्रेस ही है। तो चेंज इन प्रेशर मतलब रहता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है? वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब क्या रहता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम स्ट्रेन है,
और ये वॉल्यूम स्ट्रेस है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इधर एक माइनस रहता है, इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस। तो ये बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, ये यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। हर एक मॉड्यूलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो वॉल्यूम चेंज का ये हो गया, ये लेंथ चेंज का हो गया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद और एक रहता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसका सिंबल क्या है, ईटा। उसके बाद और एक है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसका सिंबल क्या है, ईटा। उसमें क्या होता है देखो, उसमें क्या होता है देखो, तो उसमें क्या होता है देखो, देखो इधर अपने पास एक ब्लॉक है ऐसा, इधर एक ब्लॉक है, ठीक है। इधर अपने पास ऐसा एक ब्लॉक है, डस्टर जैसा एक ब्लॉक है, और ब्लॉक के ऊपर क्या क्या, ब्लॉक ऐसा इधर, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ब्लॉक ऐसा बैठा है, और यहाँ पे फोर्स लगा दिया, ये पेन है ना, ये फोर्स है, यहाँ पे फोर्स ऐसा लगा दिया, इधर से फोर्स ऐसा, इधर से ये ऐसा ऐसा फोर्स लगा दिया इधर से। तो इधर से फोर्स लगा दिया, तो जो ऊपर का एरिया है, ऊपर का एरिया, फोर्स को जो पैरेलल, ये फोर्स ऐसा लगा दिया, फोर्स ऐसा लगा दिया, और फोर्स को जो पैरेलल ऊपर का एरिया है। अब स्ट्रेस कैसा निकालते इधर, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इधर भी रहता है एफ अपॉन एरिया, स्ट्रेस इधर भी क्या रहता है, एफ अपॉन एरिया, लेकिन एफ कौन सा, एफ ऊपर जो ये नीचे का, इस सरफेस के साथ ये सरफेस चिपक गया है, इस सरफेस के साथ ये नीचे का सरफेस चिपक गया है, ये अभी मूव नहीं होगा, और इसके ऊपर फोर्स लगाया तो थोड़ा इसमें डिफॉर्मेशन आता है। तो फोर्स एंड फोर्स को पैरेलल जो एरिया है उनका डिवाइडेशन, फोर्स एंड फोर्स को पैरेलल जो एरिया है उसका डिवीजन मतलब रहता है स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। और स्ट्रेन कितना रहता है, समझो ये ब्लॉक, इधर से फोर्स लगाने के बाद, इधर से फोर्स लगाने के बाद ये ब्लॉक ऐसा थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है, उसका ब्लॉक का शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है वो रहता है स्ट्रेन, यहाँ का जो एंगल है वो क्या रहता है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये रहता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब कभी कभी इसको थीटा भी लिखते हैं, कभी कभी टैन थीटा भी लिखते हैं, कभी कभी साइन थीटा भी लिखते हैं। क्यों, ये थीटा एकदम स्मॉल है, ये जो थीटा है क्या है, एकदम स्मॉल है। तो स्मॉल थीटा है इसलिए उसको टैन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर टैन थीटा लिख दिया उसको, अगर उसको टैन थीटा लिख दिया, टैन थीटा, थीटा साइन थीटा सब एक एक जैसा ही है, इक्वल इक्वल ही है। थीटा जब स्मॉल है तब क्या रहता है, टैन थीटा साइन थीटा, थीटा तीनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो टैन थीटा कितना रहता है, टैन थीटा मतलब ये आगे का आगे का डिफॉर्मेशन कितना हो गया, मतलब ये ऊपर का एज कितना शिफ्टिंग हो गया, डिवाइडेड बाय ये लेंथ। तो दिस इज एक्स, इसको अगर मैं एक्स बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट एक्स है, और ये अगर एल है तो एक्स बाय एल, तो टैन ऑफ थीटा एक्स बाय एल। तो यहाँ पे कभी कभी थीटा दिखेगा, यहाँ पे कभी कभी एक्स बाय एल भी दिखेगा, एक्स बाय एल लिखा तो भी चलता है। थीटा किस में चाहिए, रेडियन में। अगर थीटा पुट कर रहे हो तो थीटा रेडियन में पुट करने का, अगर थीटा के जगह पे टैन थीटा पुट कर रहे हो तो भी चलता है, टैन थीटा थीटा दोनों सेम ही रहता है, थीटा जब स्मॉल है तो एक्स बाय एल लिखा तो भी चलता है। ये ऊपर का जो आगे शिफ्ट हुआ, कितने से आगे शिफ्ट हुआ, वो एक्स है, और ये वाला साइड है एल, ठीक है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे फिर, इसका एक स्क्रीनशॉट करो, आगे जाएंगे।
ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है। देखो नेक्स्ट है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो क्या है, देखो पॉइसन्स रेशियो ऐसा है, उसको बोलते हैं सिग्मा। पॉइसन्स रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो क्या रहता है वो रहता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। वो रहता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। वो रहता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो क्या रहता है देखो इधर, इसमें क्या होता है, तो ऐसा एक वायर है, अगेन ये रिजिड सपोर्ट है, इधर एक वायर लटक रहा है और इसका नीचे का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। रिजिड सपोर्ट है, उस पे एक वायर लटक रहा है और उसका नीचे का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। अब इसको इधर फोर्स लगा दिया एफ, तो फोर्स एफ लगा दिया, इसको इधर फोर्स एफ लगा दिया, तो इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। अब लेंथ बढ़ गया तो इतना ही होता है क्या, इसका लेंथ बढ़ गया तो इतना ही एक ही इफेक्ट होता है क्या, तो एक इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता एक इफेक्ट, तो इसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है, जो भी रॉड है उसका वॉल्यूम क्या है, सेम रहने वाला है। तो जितना लेंथ इंक्रीज होगा उतना रेडियस में कुछ तो फर्क आएगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, प्रैक्टिकली वॉल्यूम चेंज होता है, थेरोटिकली नहीं होता। तो लेंथ थोड़ा सा बढ़ रहा है तो रेडियस में कुछ तो फर्क आएगा, तो रेडियस में भी फर्क आता है। तो एक तो ये थिन होता है, थिन ही होना चाहिए आइडियली, तो ये थोड़ा सा थिन होना चाहिए और फिर लंबा होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, सेम रहना चाहिए। तो रेडियस का जो स्ट्रेन है वो है लैटरल स्ट्रेन, और लेंथ का जो स्ट्रेन है वो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल लेंथ वाइज जो है वो लॉन्जिट्यूडनल, लेंथ को जो परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं लैटरल। तो लैटरल मतलब क्या है, रेडियस जो चेंज होता है वो है लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन कितना है, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। लैटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज, उसको मैंने डी आर लिखा है, डेल्टा आर भी लिखते हैं कभी कभी, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। तो ये है लैटरल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लेंथ वाइज स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इधर एक माइनस आता है, तो सिग्मा ये रहता है, पॉइसन्स रेशियो ये रहता है, माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। कोई पार्ट के ऊपर अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए तो बोलो मुझे, हाँ? किसी पार्ट के ऊपर अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए तो बोलो, सिंपल सिंपल है इसलिए मैं फास्ट रिवाइज कर रहा हूं। अगर तुम लोगों को लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर केस पे न्यूमेरिकल्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बोलो, उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल लेता हूं। ठीक है, चलो अभी इजी टॉपिक है एकदम। तो पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो के बाद नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ये होता है बाय सर्ल्स मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ये बाय होता है, कौन सी मेथड है, ये होता है बाय सर्ल्स मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं, तो मेथड में क्या करते हैं, एकदम सिंपल टाइम पास मेथड है। देखो क्या है, तो रिजिड सपोर्ट है, ऐसा रिजिड सपोर्ट है, तो रिजिड सपोर्ट से इधर एक वायर कनेक्टेड है और उसके साइड में और एक वायर कनेक्टेड है। रिजिड सपोर्ट से इधर एक वायर कनेक्टेड है, उसके ही साइड में और एक वायर कनेक्टेड रहता है। दोनों वायर का क्या क्या सेम रहता है, दोनों वायर का सेम रहता है लेंथ। दोनों वायर का क्या क्या सेम रहता है, लेंथ सेम रहता है। दोनों वायर का और क्या सेम रहता है, मटेरियल।
मटेरियल सेम, इसका मतलब क्या है, यंग्स मॉड्यूलस सेम, दोनों वायर का मटेरियल भी सेम रहता है। और फिर और एक क्या रहता है, दोनों वायर का रेडियस भी सेम है, दोनों वायर का रेडियस भी सेम है, मतलब एरिया सेम है। ठीक है, तो दोनों एकदम आइडेंटिकल वायर है, दोनों वायर्स कैसा है, एकदम आइडेंटिकल है, लेंथ सेम, एरिया सेम, मतलब डायमेंशन सेम है, और मटेरियल भी सेम है, मतलब एकदम आइडेंटिकल वायर है, दूसरा वायर नहीं, वही उसका ही एक कॉपी इधर है, ये वायर है उसका ये कॉपी इधर है, एग्जैक्ट कॉपी चाहिए। ठीक है, अब इधर इसके भी ऊपर वेट लगा हुआ रहता है, इसके भी ऊपर वेट लगा हुआ रहता है, डेड वेट रहता है, ये भी वायर टाइट चाहिए, ये भी वायर टाइट चाहिए, कुछ तो वेट ओरिजिनली दोनों पे थोड़ा थोड़ा वेट रहता है। ठीक है, इधर स्केल वगैरह रहता है मेजरमेंट के लिए, फिर वर्नियर स्केल वगैरह रहता है इसके ऊपर। ठीक है, सब स्केल वगैरह रहता है, कुछ कुछ रहता है, सब अरेंजमेंट रहता है इसके ऊपर। ठीक है, इधर स्केल अरेंजमेंट सब दुनिया भर का सब स्केल व्हील सब रहता है। अब क्या करने का, सिंपल, क्या काम करना है, वाई फाइंड आउट करना है, अपना एम क्या है, तो वाई फाइंड आउट करना है। तो वाई कैसे फाइंड आउट करने का, अपना एम है यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, तो वाई कैसे फाइंड आउट करना है, तो वाई का अपने पास फॉर्मूला है, एफ अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ पता है क्या, ओरिजिनल लेंथ पता है क्या, हाँ पता है, इसका लेंथ मेजर करो स्केल से, ये जो वायर है, एक वायर रहता है एक्सपेरिमेंटल वायर, और एक वायर रहता है रेफरेंस वायर, एक वायर रहता है एक्सपेरिमेंटल वायर और एक वायर रहता है रेफरेंस वायर। रेफरेंस वायर क्यों लगाया, बोलता हूं मैं 2 मिनट में। तो एक एक्सपेरिमेंटल वायर है, ये रेफरेंस वायर। तो क्या करने का, इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है मेजर किया स्केल लेके, तो ओरिजिनल लेंथ है पता। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितना है वो पता है, क्या निकालना है, वाई निकालना है, याद रखो क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो ओरिजिनल लेंथ कितना है स्केल लेके मेजर करो, पता है। ठीक है, एरिया, ये जो वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे चाहिए, एरिया कैसे निकालने का, स्क्रू गॉज लेने का, स्क्रू गॉज लेने का, स्क्रू गॉज से क्या करने का, इसका रेडियस मेजर करने का, वायर का, वायर का रेडियस हो गया तो पाई आर स्क्वायर करो, और पाई आर स्क्वायर से एरिया मिल गया, फिर तो वायर का एरिया भी मिल गया, तो दूसरा केस मिल गया। तो फर्स्ट मिला लेंथ, लेंथ मिला, स्केल यूज किया लेंथ के लिए, रेडियस के लिए क्या यूज किया, स्क्रू गॉज, और रेडियस हाफ रेडियस का यूज किया, पाई आर स्क्वायर में एरिया निकाल दे, एरिया भी मिल गया। अब फोर्स, इसमें कितना वेट एक्स्ट्रा ऐड किया, इसमें पहले से कुछ तो वेट था उसको नहीं पकड़ने का, एक्स्ट्रा वेट बस, इसमें कितना वेट एक्स्ट्रा ऐड किया, दैट वेट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब इधर 10 किलोग्राम ऐड किया एक्स्ट्रा, पहले टाइट रखने के लिए, वायर को टाइट रखने के लिए कुछ तो डेड वेट चाहिए पहले से ही, उसमें अभी मैंने 10 किलोग्राम ऐड किया, तो फोर्स कितना लगा दिया, 10G, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना हो गया, 10G, 100 न्यूटन, तो वो आएगा इधर, तो फोर्स भी पता है कितना है। ठीक है ना, तो फोर्स कितना एक्स्ट्रा लगाया, पहले से कुछ तो डेड वेट है उसमें एक्स्ट्रा कितना लगाया, वही बस इधर लिखना है। तो फोर्स कितना, वो भी इधर आ गया। अभी बस बचा है कैलकुलेशन स्मॉल एल का, तो चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालने का, तो ये वायर क्या होगा, इसमें वेट ऐड करने की वजह से, इसमें वेट ऐड करने की वजह से इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इसका लेंथ कितना बड़ा कंपेयर टू दिस वायर, इसलिए दूसरा वायर है, ओरिजिनल वायर का लेंथ कितना बड़ा कंपेयर टू दिस वायर, वो फाइंड आउट करने का, इधर लगा हुआ रहता है वर्नियर स्केल वगैरह सब लगा हुआ रहता है। तो स्मॉल एल फाइंड आउट करने का, स्मॉल एल के लिए क्या यूज करने का, स्मॉल लेंथ, चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करने का, वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर यूज करके इसका चेंज इन लेंथ फाइंड आउट किया, वर्नियर कैलिपर यूज करके इसका चेंज इन लेंथ क्या है फाइंड आउट किया। ठीक, अब ये वायर क्यों है, रेफरेंस वायर क्यों है, तो क्या होता है,
कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते वक्त टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा सा समझो बढ़ गया। हम लोग एक्सपेरिमेंट चालू किया हम लोगों ने सुबह 8 बजे 8 o'clock, और एक्सपेरिमेंट खत्म करते करते टेम्परेचर बन गया दोपहर का 12 o'clock हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट चालू कब किया? मॉर्निंग चालू किया, और एक्सपेरिमेंट खत्म होते होते 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हो गया और आफ्टरनून का 12 o'clock हो गया। तो टेम्परेचर तब बढ़ेगा, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर भी इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर भी इसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा। उसका इफेक्ट नल करने के लिए इधर एक वायर, रेफरेंस वायर रखा है, तो टेम्परेचर की वजह से इसका लेंथ अगर बढ़ता है तो इसका भी बढ़ेगा। टेम्परेचर चेंज की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो इसका भी इंक्रीज होगा। तो कंपेयर करके पता लग सकता है इसका वेट की वजह से कितना इंक्रीज हो गया वो पता चल सकता है। तो टेम्परेचर का एरर वगैरह इसमें नहीं आएगा। अगर समझो टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका कम होगा तो इसका भी कम होगा, उतना ही, ऑलमोस्ट उतना ही होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से इसमें कुछ एरर नहीं आएगा। जो भी चेंज इन लेंथ है, वेट के वजह से कितना चेंज इन लेंथ हो गया है उतना ही हमको ये कैलकुलेशन में आएगा। तो इसलिए रेफरेंस वायर है टेम्परेचर का इफेक्ट नल करने के लिए। ठीक है, अब सब पता चला, कितना फोर्स लगाया पता है, एरिया पता है, चेंज इन लेंथ कैलकुलेट किया, ओरिजिनल लेंथ वो भी कैलकुलेट किया, डिवाइड करो तो यंग्स मॉड्यूलस मिल जाएगा। तो ऐसा क्या करने का, 4-5 रीडिंग्स लेने का यंग्स मॉड्यूलस का, ऐसे यंग्स मॉड्यूलस का 4-5 रीडिंग्स लेने का, सबका एवरेज करने का, वो अपना यंग्स मॉड्यूलस है। तो सर्ल्स मेथड किसके लिए यूज होता है? सर्ल्स मेथड यूज होता है टू फाइंड आउट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर। तो ये ऐसे फाइंड आउट होता है। लेंथ मेजरमेंट के लिए क्या यूज हुआ, रेडियस मेजरमेंट के लिए क्या यूज हुआ, चेंज इन लेंथ मेजरमेंट के लिए क्या यूज हुआ, याद रखो। और दोनों वायर्स का ये सब सेम है। रेफरेंस वायर किसके लिए है? टेम्परेचर का इफेक्ट नल करने के लिए, टू नलीफाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट नल करने के लिए, नलीफाई करने के लिए ये यूज किया रेफरेंस वायर। ठीक है, ओके, इतना ही सिंपल है। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे जाएंगे। चलो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है देखो। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है। तो ग्राफ है ऐसा, तो इधर है ब्रेकिंग स्ट्रेस, इधर है ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पे है यील्ड पॉइंट, इधर एक है पॉइंट ई डैश, और यहाँ पे एक पॉइंट है ई, इलास्टिक लिमिट है ये। ठीक है, चलो। तो बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, बिहेवियर ऑफ वायर, ठीक है ठीक है, एक बार कंप्लीट होने दो, थ्योरी थ्योरी पूरा कंप्लीट होने दो, फिर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, तो किया क्या है? तो किया है ऐसा, देखो वायर है,
वो पुराना जो सर्ल्स मेथड का अरेंजमेंट था वही अरेंजमेंट रहता है इधर, और कुछ नहीं रहता। दो दूसरा भी वायर रहता है इधर भी। पुराना जो अभी इसके पहले मैंने अरेंजमेंट दिखाया था सर्ल्स मेथड का, वही अरेंजमेंट इधर भी रहता है। अब इसमें क्या करने का, प्रोग्रेसिवली वेट ऐड करने का, वेट वेट ऐड करने का। जैसे वेट ऐड करेंगे वैसे इसका लेंथ इंक्रीज 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 होता है। तो ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ग्राफ क्या ड्रॉ करना है, इधर वेट ऐड किया तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, तो स्ट्रेस है इस एक्सिस पे, और वेट ऐड करने के बाद इसका लेंथ इंक्रीज होगा, तो स्ट्रेन है इस एक्सिस पे। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, कब तक वेट्स ऐड करना है, वेट ऐड करना है, ऐड करना है, जब तक ये वायर ब्रेक नहीं होता तब तक वेट्स का एडिशन करना है। फाइनली इतना वेट ऐड करना है कि वायर टूटना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक का ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो ये पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, ये पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। तो क्या होता है इलास्टिक लिमिट तक, जैसे स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है, एकदम लीनियर ग्राफ है। इलास्टिक लिमिट तक ग्राफ कैसा है, लीनियर है। मतलब क्या, स्ट्रेन डबल हो गया स्ट्रेस भी डबल होता है, स्ट्रेन हाफ हो गया स्ट्रेस भी हाफ होता है, एकदम लीनियरली जाता है इलास्टिक लिमिट तक। तो मतलब इधर तक क्या होता है बोलता हूं मैं, वेट बढ़ाया तो लेंथ इंक्रीज इंक्रीज होता है, वेट कम किया तो लेंथ डिक्रीज होता है, वापस उतना ही होता है। वेट बढ़ाया तो इंक्रीज होता है लेंथ, वेट कम किया, वेट जीरो किया तो वापस उतना ही लेंथ होता है। तो ओरिजिनल शेप रिगेन होता है, ई पॉइंट तक क्या होता है, ओरिजिनल शेप रिगेन होता है। तो वेट निकाला, पूरा का पूरा वेट इसमें से निकाला, तो लेंथ वापस ओरिजिनल बनता है, कुछ भी डिफॉर्मिटी नहीं रहता वायर में, कुछ भी डिफॉर्मिटी नहीं रहता, वायर का लेंथ ओरिजिनल आ जाता है। तो ये इलास्टिक लिमिट तक होता है। इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है देखो, इलास्टिक लिमिट के बाद अब वेट ऐड किया, इतना ऐड किया कि इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस किया। इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस रहता है, इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब वेट इंक्रीज करके हम लोगों ने इसको क्रॉस किया, अब हम लोग है इधर ई डैश पे है। तो ई डैश तक क्या होता है देखो, अभी भी वायर इलास्टिक ही है, ई डैश तक अभी भी वायर इलास्टिक ही है। लेकिन अब क्या होता है, वेट कम किया, ई डैश पॉइंट पे अभी वेट कम करना चालू किया, तो लेंथ इस लाइन के अलोंग कम नहीं होता, लेंथ क्या होता है, इस लाइन के अलोंग कम होता है। और फाइनली कुछ तो वायर में डिफॉर्मिटी रहता है, फाइनली वायर में इतना स्ट्रेन रहता है, स्ट्रेन रहता है मतलब वायर में कुछ तो डिफॉर्मिटी रहता है, परमानेंट उसके अंदर सेट होता है, परमानेंट उसके अंदर सेट रहता है, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट। अब उसके अंदर कुछ तो परमानेंट डिफॉर्मिटी आ गया, मतलब क्या देखो मैं बोलता हूँ, ठीक है। इसके अंदर वेट बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम मतलब 100 न्यूटन, ठीक है। 10 किलोग्राम मतलब ग्रेविटी उसको कितना बनाएगा, 10 किलोग्राम को 100 न्यूटन बनाएगा। तो अगर 10 किलोग्राम डाला है, अगर 10 किलोग्राम वेट इस स्पैन में है, तो हम लोग है समझो इलास्टिक लिमिट में। और लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, 10 किलोग्राम पुट किया तो लेंथ इंक्रीज हुआ है 4 सेंटीमीटर। 10 किलोग्राम हमने इसमें वेट डाला तो लेंथ 4 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गया है। अभी इलास्टिक लिमिट पे है हम लोग, अभी हम लोग इलास्टिक लिमिट पे है। 10 किलोग्राम निकाल दिया, वापस लेंथ 4 सेंटीमीटर से कम, 10 किलोग्राम डाला 4 सेंटीमीटर से बढ़ गया, 10 किलोग्राम निकाला वापस 4 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। लेकिन इसके आगे गए हम लोग, समझो मैंने अभी 12 kg पुट किया, मतलब ई के आगे है हम लोग, ई डैश पे है, और हो गया ये अभी 6 सेंटीमीटर। अभी 12 किलोग्राम इसमें इसके अंदर पुट किया तो ये 6 सेंटीमीटर से बढ़ गया। अभी 12 किलोग्राम निकाला तो ओरिजिनल शेप नहीं आता, इसके अंदर 5 सेंटीमीटर ही कम होगा, 1 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, डिफॉर्मिटी अभी परमानेंट हो जाएगा। इसके अंदर 12 किलोग्राम पुट किया
तो 6 सेंटीमीटर से बढ़ गया, लेकिन 12 किलोग्राम निकालने के बाद 6 सेंटीमीटर कम नहीं होता, 12 किलोग्राम निकालने के बाद 5 सेंटीमीटर ही कम होता है। तो 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मिटी रहता ही है उसके अंदर।